आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके आवाज ओके। भी क्लियर है। क्यों? ओके ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, टाइप्स, जो रिसर्च की टाइप्स हैं उन सबको तीन चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। रिसर्च की टाइप्स बाय पर्पस, बाय मेथड और बाय अप्रोच। ठीक है, ये तीनों जो हैं क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी आपको लाजमी अच्छे तरीके से नहीं याद कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, क्योंकि बाय अगर अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है टाइप्स बाय पर्पस में कौन सी टाइप्स आती हैं। तो टाइप्स बाय पर्पस में जो टाइप्स हैं वो हैं बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, आर एंड डी। आर एंड डी मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइप्स बाय पर्पस के साथ जो है वो ब्रैकेट में की बनाई हुई है, हिंट बनाया हुआ है। ठीक है, टाइप्स बाय पर्पस जो है वो बायर्ड की टर्म के साथ मैंने इनकी टाइप्स को याद रखने के लिए बायर्ड की एक टर्म बनाई है। बी फॉर बेसिक, ए फॉर अप्लाइड, ए फॉर एक्शन, ई फॉर इवेल्युएशन, आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपको ये कैसे याद रहेगा? ये तो चलें याद हो जाएंगे कि बी मीन्स ये है, ए ई आर डी ये हैं। ठीक है, अब ये कैसे आपको याद रहेगा कि बाय पर्पस ये हैं? ठीक है, और बाय मेथड कौन सी हैं, बाय अप्रोच कौन सी हैं? इसको याद रखने के लिए जो मैंने खुद याद रखने के लिए एक हिंट बनाया हुआ था वो ये था कि बाय पर्पस में आर का साउंड आता है, और बायर्ड जो मैंने टर्म बनाई है उसमें भी आर का साउंड आता है। तो इसलिए जो बायर्ड वाली जो टाइप्स हैं वो बाय पर्पस हैं। ठीक है, तो ये एक सिर्फ याद रखने के लिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बाकी आप अपने भी तरीके से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है बाय मेथड। बाय मेथड के लिए मैंने यहाँ पर एक हिंट बनाया हुआ है एच के नाम से। हिस्टोरिकल रिसर्च, ई फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डी फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, अब एच को याद रखने का तरीका भी है कि मेथड में साउंड एच का भी आ रहा है, डी का भी आ रहा है। ठीक है, और जो इसकी टाइप्स हैं वो भी एच डी का हिंट मैंने बनाया हुआ है जिसमें साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह मेथड जो है वो आपको हमेशा याद रहेगा, और पर्पस, बाय पर्पस में बायर्ड हमेशा याद रहेगा आपको। और उसके बाद है टाइप्स बाय अप्रोच, जो कि तीन है: क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच और मिक्स्ड मेथड अप्रोच। ठीक है, अब ऐसा था कि अभी रिसेंटली जो मैंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जो पैनल था पीपीएससी का, वो ये बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि टाइप्स बाय जो रिसर्च की टाइप्स हैं वो क्या हैं। वो ये नहीं कह रहे थे बाय मेथड, बाय अप्रोच या बाय पर्पस। उन्होंने क्वेश्चन किया है स्टूडेंट से कि रिसर्च की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स थे वो तो इनको अलग अलग काम बताना शुरू कर देते थे कि बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, इवेल्युएशन, हिस्टोरिकल, सब मिक्स करके। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स थे जो ये कहते थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती हैं टाइप्स, वो इसको भी नहीं मान रहे थे। जिन लोगों ने ये जवाब दिया कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड रिसर्च, वो बेसिकली टाइप्स जो हैं वो इसे कंसीडर कर रहे थे। अगर सिंपली टाइप्स आपसे पूछी जाएँ तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होते हैं, मिक्स्ड मेथड भी होता है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोचेज़ यूज़ हो रही होती हैं। तो अप्रोच के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो एक किस्म की जेन्युइन, अगर सिंपली टाइप्स वर्ड से आपसे पूछा जाए कि टाइप्स क्या है रिसर्च की, तो वो अप्रोचेस वाली टाइप्स को वो कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स, बल्कि स्टूडेंट्स ने कहा सर बाय मेथड भी तो टाइप्स है, तो उन्होंने माइंड किया उनका ये मतलब मजीद आगे से ना पूछना कि जो टाइप्स बाय मेथड है वो भी तो फिर टाइप्स ही है ना। तो लेकिन उन्होंने इसको माइंड किया, उन्होंने कहा जी नहीं, टाइप्स जो हैं रिसर्च की वो तीन हैं। अप्रोच के लिहाज से वो बात कर रहे थे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड। ठीक है, हाँ, अगर आपसे पूछें टाइप्स पर्पस के लिहाज से क्या टाइप्स हैं, तो तब आप बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, इवेल्युएशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर बाय मेथड पूछें कि मेथड के लिहाज से रिसर्च की कितनी इकसाम हैं, तो आप हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई हैं ये टाइप्स? अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। अब बेसिक रिसर्च की हम बात करते हैं टाइप्स बाय पर्पस में। ठीक है, पर्पस के लिहाज से जो टाइप है, पहली बेसिक रिसर्च, इसे प्योर रिसर्च भी इसका एक नाम है, और इसे फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ये दोनों नाम जो हैं ये इसके हिंट भी हैं
ठीक है? किसी भी बेसिक रिसर्च की बात होगी तो उसके लिए जो भी सेंटेंस या जो भी स्टेटमेंट यूज़ की जाएगी उसमें प्योर या फंडामेंटल का वर्ड यूज़ होगा, ठीक है? इसी वजह से इसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है? और ये थ्योरेटिकल टाइप की रिसर्च होती है, किसी किस्म की प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये थ्योरेटिकल होती है, ठीक है? इसमें सिंपल आप कोई भी डाटा कलेक्ट करने कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड बस आपने फैक्ट्स मालूम करने होते हैं, ठीक है? और आपने सिर्फ़ उनका ये समझ लें कि जो फैक्ट्स आपको मिले, जो डाटा आपको मिले, बस आपने उनका आपको नॉलेज होना लाज़मी है, उनको अंडरस्टैंड करना लाज़मी है, बस इतना कंसर्न होता है, किसी किस्म की कोई जो है यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती, कोई प्रैक्टिकल चीज़ या कोई एप्लीकेशन, ऐसी कोई चीज़ यहाँ इन्वॉल्व नहीं होती। ये सिर्फ़ सिर्फ़ ये होता है कि कुछ फैक्ट्स अपने स्टडी के आप इसमें डिस्कवर करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं उस स्टडी की, और बस ये समझ लें डिस्क्राइब करते हैं। अब जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो याद रखने वाले ये हैं कि सिंपल इसमें सबसे फर्स्ट वन कि यहाँ पर थियरी डेवलपमेंट होती है, ठीक है? थियरी कोई डेवलप करते हैं, उसी को रिफाइन करते हैं। उसके बाद इसे ये एक लैब अप्रोच है, ठीक है? लैब अप्रोच ये कि इसे सिर्फ एक क्लासरूम की हद तक, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट आप टीच कर रहे हैं तो सिर्फ वो जो सब्जेक्ट टीचिंग है उस हद तक ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? एक ये समझ लें चार दीवारी के अंदर, ठीक है? किसी किस्म की कोई फील्ड एप्लीकेशन या कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ये एक लैब अप्रोच है। और लैब अप्रोच होने की वजह से इसमें ये समझ लें कि जो ये बेसिक रिसर्च जो है ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट की जाती है एनिमल्स पर, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है स्टडी का वो एनिमल होते हैं, ठीक है? आपने कुछ थेरीज और कुछ चीज़ें पढ़ी थी, पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में भी पढ़ी होगी कि जो लैब में रिसर्च की गई थी वो एनिमल्स पर की गई थी, फिर उसे बाद में एजुकेशन साइड पे वो स्टूडेंट्स तक लेकर आए थे। तो ये जो है लैब रिसर्च है, और सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें वो एनिमल्स हैं, ठीक है? अब एनिमल सब्जेक्ट हैं, इस वजह से जो कंट्रोल और प्रिसीजन होती है वो हाई लेवल की यहाँ पर होती है, यानी जो भी जो भी रिसर्चर होगा यहाँ पर जो रिसर्च कर रहा है उसको फुली कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एनिमल्स के पास सेंस नहीं होती कि वो जो जैसे सिखाया जाए समझाया जाए वो उसी तरीके से बिहेव करे, किसी हद तक करता है, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए कंट्रोल जो रखना पड़ता है वो बहुत हायर लेवल पे जाके उनको कंट्रोल रखना पड़ता है, ठीक है? और जो यहाँ पर रिसर्चर होते हैं वो उस लैब के वर्कर्स होते हैं, जो कि ये रिसर्च जो है इस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? लैब वर्कर्स के थ्रू ये रिसर्च की जाती है। ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है? क्या है सबसे फर्स्ट वन, मैं रिपीट कर दूं कि बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इसमें सिंपल थ्योरी डेवलपमेंट होती है और उसी की रिफाइनमेंट होती है और कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। ये लैब अप्रोच होती है, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं स्टडी के वो एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स होने की वजह से यहाँ पर कंट्रोल जो है वो हायर लेवल पे होता है, रखना पड़ता है। और जो रिसर्चर्स होते हैं वो लैब वर्कर्स ही होते हैं, ठीक है? उन्हें ही यहाँ पर वही काम कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बेसिक रिसर्च? हाँ जी, मुझे जवाब दें। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है, यस मैम, यस। ओके, नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, अब आ गई है एप्लीकेशन की बात, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? यानी अब ये जो रिसर्च है इसे अप्लाइड रिसर्च का एक और नाम है फील्ड रिसर्च, ठीक है? अब यहाँ पर हम थोड़ा लैब से बाहर निकल आए हैं, फील्ड में आ गए हैं, ठीक है? फील्ड में आए हैं तो जो हमारी थ्योरी थी जो हमने डेवलप की थी अब उसको अप्लाई करने का टाइम है, ठीक है? तो ये फील्ड रिसर्च कहलाती है, और यहाँ पर वो जो थ्योरेटिकल स्टडी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड आए तो आपने अप्लाइड रिसर्च ही समझ लेना है, ठीक है? अब जो आपने थेरीज और फैक्ट्स फाइंड किए थे अब उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसी वजह से ये फील्ड रिसर्च कहलाती है। अब इसमें जो है उन्हीं थेरीज की जो कि पिछले स्टेप में थेरी डेवलपमेंट हो रही थी, यहाँ पर थेरी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है? और वेरिफिकेशन हो रही है। तो
अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस बात से, एक तो ये कि वहाँ बेसिक के साथ तो थ्योरी डेवलपमेंट वहाँ हो रही थी, यहाँ पर थ्योरी टेस्टिंग और वेरिफिकेशन हो रही है। उसके बाद वहाँ पर वो लैब अप्रोच थी, बेसिक रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च जो है ये फील्ड अप्रोच है। अब जो बेसिक रिसर्च है उसमें सब्जेक्ट्स जो थे वो एनिमल्स थे, लेकिन इधर यहाँ पर अब आप नेचुरल सेटिंग्स में आ गए हैं, ठीक है, अब नेचुरल सिचुएशंस में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होंगे वो ह्यूमन होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर यहाँ इंसानों पर रिसर्च कर रहे हैं फील्ड में आकर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ ह्यूमन सब्जेक्ट हैं, इसी वजह से जो कंट्रोल और प्रिसीजन थी वहाँ पर एनिमल्स सब्जेक्ट होने की वजह से हायर लेवल की थी, तो यहाँ कम हो गई है, ठीक है। लेस कंट्रोल एंड प्रिसीजन है, ठीक है। उसके बाद जो एक डिफरेंस है बेसिक और अप्लाइड में, बेसिक में जो रिसर्चर्स थे वो लैब के वर्कर्स थे, ठीक है। यहाँ पर अब जो रिसर्चर्स हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है। अब एजुकेशनिस्ट जो है वो एज अ रिसर्चर्स काम करेंगे यहाँ पर, ये इसका मेन डिफरेंस था बेसिक के साथ। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च में था जो हम अप्लाई की है हमने चीज़, ठीक है, अब उसका इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, हम इमीडिएट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में जाकर, ठीक है। और इस रिसर्च को प्रैक्टिशनर रिसर्च भी कहते हैं, यानी जो चीज़ आपने इम्प्लीमेंट की है अब उसकी आप प्रैक्टिस करके देख रहे हैं, ठीक है। अब बाय एक्शन परफॉर्म करके देख रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के आप सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने थ्योरी डेवलप की, फिर थ्योरी को वेरीफाई और टेस्ट किया, अब उसको जो है आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इमीडिएट इसके लिए जो वर्ड एक्शन के लिए जो डेफिनेशन में वर्ड यूज़ होता है वो इमीडिएट एक्शंस होगा, ठीक है। जैसे ही आपसे किसी भी बात की जाए कि आप किसी भी इवेंट या किसी भी सिचुएशन पे इमीडिएट एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक्शन रिसर्च कहलाएगी। और इसमें जो है लोकल कोई आपकी प्रॉब्लम या लोकल सेटिंग्स हैं उससे कंसर्न होता है, ठीक है। अब यानी कि जिस जगह पर अप्लाइड रिसर्च में क्या था कि अब आप नेचुरल सेटिंग्स में आ गए हैं, अब आप लैब से बाहर निकल आए हैं और फील्ड में अप्लाई करके देख रहे हैं। एक्शन में क्या हो रहा है कि अब आप उस लोकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं जिसके लिए वो एक्चुअल आपने डिज़ाइन की चीज़ बनाई थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपने फील्ड में जाके अप्लाई करके देखा था। अब उस लोकल सेटिंग में उस लोकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस जो इमीडिएट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखें कि वो थ्योरी डेवलपमेंट थी वहाँ पर, यहाँ उसके बाद अप्लाइड में थ्योरी टेस्टिंग और वेरिफिकेशन थी, उसके बाद एक्शन में आ गए आप यहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, इन लोकल सेटिंग्स, ठीक है। अब वो जो फर्स्ट वन थी बेसिक रिसर्च वो लैब अप्रोच थी, अप्लाइड रिसर्च जो थी फील्ड अप्रोच थी, और एक्शन रिसर्च जो है ये क्लासरूम अप्रोच है, ठीक है। अब आप लोकल सिचुएशन में पहुंच गए हैं, अब आप क्लासरूम अप्रोच यानी अब स्टूडेंट्स के एक ग्रुप पर आप उस चीज़ को उस पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जहां वो प्रॉब्लम अकर हुआ है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये क्लासरूम अप्रोच है। क्लासरूम अप्रोच है तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स होंगे, लर्नर्स होंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट स्टूडेंट और लर्नर होंगे तो स्टूडेंट और लर्नर जो हैं वो अब बाकी दोनों की निस्बत कंट्रोल जो है वो लेस होगा। कंट्रोल और प्रिसिजन दोनों जो चीज़ें जो हैं वो लेस होंगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ज़ाहिर-सी बात है टीचर की हर बात को ओबे करता है और हर बात को जो कहा जाए उसी को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस वजह से टीचर को यहाँ पर कंट्रोल और उसकी प्रिसिजन की कोई हायर लेवल की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ तक कि अप्लाइड की निस्बत भी, क्योंकि अप्लाइड में ह्यूमन एज अ सब्जेक्ट है जिनके साथ आपका कोई ऐसा स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन नहीं होता, कॉमन पर्सन्स होते हैं, तो इसलिए थोड़ा वहाँ पर फिर भी प्रिसिजन और कंट्रोल होता है। लेकिन एक्शन रिसर्च जो कि स्टूडेंट्स पे होती है तो वो स्टूडेंट जो होते हैं वो आपकी हर बात को ओबे करते हैं, तो इसलिए तो वहाँ पर जो कंट्रोल और प्रिसिजन है वो मज़ीद कम हो जाती है, यहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं बहुत ज़्यादा करना पड़ता। उसके बाद जो हैं जो यहाँ पर जो रिसर्चर्स होंगे वो टीचर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही होंगे, ठीक है। वो इस चीज़ में जो यहाँ पर हैं रिसर्च वर्क या जो भी आपका है रिसर्च बाय पर्पस उसको कंडक्ट कर रहे होते हैं। ये सिंपल इन तीन के जो हैं ये मेजर डिफरेंसेस हैं और इन्हें इन डिफरेंसेस के साथ ही याद रखिएगा।
इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा और इनकी तरतीब भी हमेशा फिर याद रहेगी, ठीक है? अब है इवैल्यूएशन रिसर्च। अब यहाँ आके उन 3 के सीक्वेंस से ये चीज़ हट मैम गई है। जी। मैम एक्शन का दोबारा बता दें। एक्शन रिसर्च का मैंने ये बताया था कि इसमें आपने जो फील्ड अप्लाइड रिसर्च में जो फील्ड में आ गए थे आप और ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट किया था, ह्यूमन पे अप्लाई किया था, तो अब यहाँ आकर आप लोकल सिचुएशन में जहाँ पर वो प्रॉब्लम अकर हुई है वहाँ पर इमीडिएट एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसा कि क्लासरूम हो गया, ठीक है? क्लासरूम में आप स्टूडेंट्स पे अब अप्लाई करेंगे और स्टूडेंट्स पे अप्लाई करने वाले लोग कौन होंगे? टीचर्स होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो है लेस कंट्रोल और प्रिसीजन होगी, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो टीचर की बात को ओबे करते हैं, जो टीचर कहे उसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसको मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो कंट्रोल रखना होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। कहा कही गई बात यानी फ़ौरन से मान ली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर बाकी 2 की निस्बत लेस कंट्रोल और प्रिसीजन होता है, ठीक है? इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है कि इवैल्यूएशन रिसर्च जो होती है इसका जो कंसर्न होता है वो सिर्फ़ इस बात से होता है कि जो आपने रिसर्च की है वो इवैल्यूएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है, अच्छी है, बुरी है, मतलब रिज़ल्ट्स कैसे हैं उसके, यहाँ पर सिर्फ़ आपने जजमेंट करनी होती है, ठीक है? और जो भी आपको रिसर्च करते हुए जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ सामने आते हैं, उनको आपने हाइलाइट करना होता है। तो इवैल्यूएशन रिसर्च का इस टाइप की रिसर्च का काम ही सिर्फ़ ये है कि यहाँ पर आपने इवैल्यूएट करना है, ठीक है? अब इवैल्यूएशन आपको पता है कि इवैल्यूएशन करने के लिए रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर आप कंटीन्यूअसली इवैल्यूएट करते हैं। इस पूरे इवैल्यूएशन रिसर्च प्रोसेस में जब तक आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कंटीन्यूअसली इवैल्यूएट करते हैं एक साइकिल के थ्रू, ठीक है? कि हर स्टेप पे कंटीन्यूअस यहाँ पर एक प्रोसेस की शक्ल में इवैल्यूएशन होती रहती है। उसके अलावा आप कुछ स्टेज बना देते हैं, कुछ बेंचमार्क्स बना देते हैं, जिसके थ्रू आप इवैल्यूएशंस को पीरियोडिकली कर रहे होते हैं, ठीक है? कि 1 मंथ बाद ठहर के आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, फिर सेकंड मंथ कर रहे हैं, मंथली कर ली या वीकली या हो आप लोगों ने बेंचमार्क्स बना देते हैं, तो जो कि पीरियोडिक इवैल्यूएशन कहलाती है। उसके बाद एट द एंड वाली इवैल्यूएशन होती है, जो कि फाइनल आपकी इवैल्यूएशन होती है, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन होती है या टर्मिनल इवैल्यूएशन कहते हैं उसे, ठीक है? यानी इवैल्यूएशन रिसर्च में कह रहे हैं कि आपने जो रिसर्च वर्क किया उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, उसको जज कर रहे होते हैं कि कैसी है, कैसे वर्क कर रही है, ठीक है? और वो 3 तरह तरीके से होती है। एक तो ये कि आप कंटीन्यूअसली इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है? कंटीन्यूअसली चेक करते जा रहे हैं। दूसरा आप पीरियोडिकली जो है इवैल्यूएट करेंगे और तीसरा आप एट द एंड टर्मिनल इवैल्यूएशन करेंगे, जो कि सम्मेटिव भी कहला सकती है, ठीक है? और फाइनल इवैल्यूएशन भी होती है, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन भी होती है। बस जस्ट इवैल्यूएशन रिसर्च जो टाइप्स हैं पर्पस के लिहाज से इसका मकसद ये होता है कि रिसर्च को इवैल्यूएट करना कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं या रिसर्च कैसी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो है मैम रिसर्च जो एंड दूसरे डेवलपमेंट। स्टेप में आपने बताया, जो जी। आपने दूसरे स्टेप में बताया टर्मिनल, समेटिव, प्रोडक्ट और लास्ट में क्या था? फाइनल। फाइनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, टर्मिनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, सम्मेटिव भी कह सकते हैं और प्रोडक्ट इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। असेसमेंट पढ़ाते हुए मैंने प्रोसेस इवैल्यूएशन और प्रोडक्ट इवैल्यूएशन आप लोगों को क्लियर कर दिया था। प्रोसेस इवैल्यूएशन होती है जो फॉर्मेटिव टाइप की होती है, जो मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस आप इवैल्यूएट करते रहते हैं। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन होती है एट द एंड, ठीक है? जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है, जो आपकी फाइनल आउटपुट होती है। आर एंड डी रिसर्च। अब आर एंड डी रिसर्च जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? ये बाकायदा ये समझ लें कि एक इसका पर्पस ये होता है कि जो भी रिसर्च हो रही है उसके जो भी फीडबैक्स मिल रहे हैं उन पे काम करना और मज़ीद डेवलपमेंटल वर्क करना, ठीक है? अब ये बाकायदा एक डिपार्टमेंटल वर्क होता है जो एक पूरा आर एंड डी साइकिल होता है जिसके थ्रू ये काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि आपका जो मटेरियल्स हैं, लर्निंग मटेरियल्स हैं, उनके हवाले से रिसर्च की जाती है कि वो लर्निंग मटेरियल जो है कैसा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, टीचर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं। तो वो जो पूरा एक साइकिल होता है जिसको ये टीम वर्क होता है जो इस तमाम वर्क को लर्निंग मटेरियल को चेक करती है और उसके बाद अगर जो भी कमी बेशी रहती है
वो जो है उसकी डेवलपमेंट पे काम करती है, उसे मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिंपल यही है कि पूरा जो फिनोमेना, पूरा जो सिस्टम है उसको उससे डील कर रही होती है, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, बहुत सारे इदारे आ जाते हैं, हर इदारे में एक R&D डिपार्टमेंट होता है जो ये काम कर रहा होता है, ठीक है? और इसका मतलब भी सिंपल ये होता है कि इफ़ेक्टिव एक सिस्टम जो है वो जनरेट करना। क्लियर है? जी मैम। इफेक्टिव क्या? इफेक्टिव जनरेट करना? एक इफ़ेक्टिव सिस्टम बनाना, ठीक है? चाहे वो एजुकेशन का हो गया, जैसा कि मैंने कहा हर फ़ील्ड में ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे बिज़नेस साइड हो, चाहे जहाँ भी हो। एक डिपार्टमेंट इसका होता है जो सारी वर्किंग को चेक कर रहा होता है और जो भी फीडबैक्स मिल रहे होते हैं, उन पे मज़ीद काम करके उस मतलब मज़ीद डेवलपमेंट जितना भी ये कोई भी इदारा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा होता है। नाम से ही पता चल रहा है रिसर्च एंड जैसे डेवलपमेंट। स्कूल में मैनेजमेंट हो गई। जी, बिल्कुल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो इदारे हमारे टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं ठीक है? और वो मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बाकायदा एक R&D डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है? अब है टाइप्स बाय मेथड। टाइप्स बाय मेथड में 3 तरह की हैं टाइप्स आती हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है? अब जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से पता चल रहा है हिस्ट्री से, ठीक है? निकला है हिस्ट्री मीन्स कि आपके पास्ट इवेंट्स की स्टडी, ठीक है? जहाँ भी पास्ट इवेंट्स के बारे में बात की जाए तो आपने समझ जाना है पास्ट इवेंट्स की स्टडी की बात हो रही है तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च है। किसी की भी बायोग्राफी की स्टडी या कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इशू, ठीक है, उठाया जाए, उस पे रिसर्च की जाए तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। हमारे जो भी पास्ट अकरेंसेस हैं, पास्ट इवेंट्स हैं, वो तमाम जो हैं और किस लिए हम पास्ट स्टडीज़ करते हैं, हम हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों करते हैं? एक तो मकसद ये होता है कि हम अपने पास्ट इवेंट्स पर एक किस्म की रोशनी डालते हैं। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि उन पास्ट इवेंट्स को देखते हुए हमने प्रेज़ेंट का सोचना और फ्यूचर डिसाइड करना, ठीक है? ये इसके लिए भी हेल्प आउट करती हैं ये स्टडीज़। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का के बारे में तो ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें से एमसीक्यूज़ भी लाज़मी आ जाते हैं, वो हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स हैं, ठीक है? वो स्टेप्स कौन-कौन से हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के, कि जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, तो हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है, यानी कि हम करने किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो जो पहला स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब जो हिस्टोरिकल रिसर्च में प्रॉब्लम तो हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो 2 तरह से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्सेज़ के थ्रू और एक सेकेंडरी सोर्सेज़ के थ्रू। प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स आपको सिंपली पता होना चाहिए, सिर्फ हिस्टोरिकल रिसर्च से ही कंसर्न नहीं, आपको वैसे भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, ये वो सोर्सेज होते हैं जिसमें रिसर्चर जो होता है वो आई विटनेस हो, मतलब उसने खुद अपनी आंखों से कोई चीज़ देखी होती है, ठीक है? वो किसी की कही हुई बात पे यकीन नहीं करता, उसने खुद वो उस टाइम पे वहाँ मौजूद होता है, वो उसके सामने हुआ होता है। तो ये वाला जो डाटा जो उसने खुद से देखा है और फिर उसने अपनी मतलब आँखों देखी बात वहाँ पर लिखी है, वो चीज़ क्या कहलाती है? प्राइमरी सोर्सेज़ कहलाते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज़ अदर देन प्राइमरी सोर्सेज़ जो कि उसने किसी थर्ड वन से सुना, ठीक है? या किसी बुक में पढ़ा या किसी ने उसे कोई बात बताई, उसने वो अपनी रिसर्च का पार्ट बनाई है, वो वाली जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज़ कहलाती हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डाटा कलेक्शन पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, सेकंड स्टेप में डाटा कलेक्शन होती है और डाटा कलेक्शन 2 तरह से होती है, एक प्राइमरी सोर्सेज़ के थ्रू और एक सेकेंडरी सोर्सेज़ के थ्रू। तो डाटा कलेक्शन के वैसे भी यही 2 तरीके होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज़ या सेकेंडरी सोर्सेज़, या तो आप खुद डायरेक्टली आपने एक्सपीरियंस किया है या आप किसी और के एक्सपीरियंस की बेस पर ये यहाँ पर राइट कर रहे हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, ठीक है? तो 2 ही तरीके से डाटा कलेक्ट होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप है एनालिसिस ऑफ डाटा या क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, ठीक है? ये भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थर्ड स्टेप, कि आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होती है। क्रिटिसिज्म की बात हो तो ये क्रिटिसिज्म हिस्टोरिकल रिसर्च में होती है, ठीक है? तो और होती 2 तरह की है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म।
अब इंटरनल जो क्रिटिसिज्म है वो क्या होती है? इंटरनल क्रिटिसिज्म ये होती है कि जो कंटेंट आप दे रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है? उसके मतलब जो भी मटेरियल या जो कंटेंट यूज़ कर रहे हो कितनी वर्थ रखता है, कितना एक्यूरेट है, ठीक है? एक्यूरेसी एंड वर्थ ऑफ द कंटेंट चेक होती है इंटरनल क्रिटिसिज्म में। अच्छा जी, और जो होता है ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इसका कंसर्न होता है डेटा जेन्युइन कितना है, ठीक है? ऐसे तो नहीं है मनगढ़ंत कहानी कोई घड़ी हुई, और कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक बात है जो ये आप राइट कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है? तो ये जो 2 चीज़ें हैं इंटरनल और मैम ये तो एक्सटर्नल, दोनों मिक्स हो गए हैं। इंटरनल कैसे मिक्स हो गए हैं? जो इंटरनल में है, जो कंटेंट जो मटेरियल हम दे रहे होते हैं वो, उसमें भी तो यही चेक किया जाता है ना कि ये कितना अथेंटिक है। देखिए नहीं, और नहीं, जो नहीं, उसमें एक्सटर्नल, उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है, वर्ड चेक की जाती है कि जो डेटा हम वर्ड्स में फ़र्क है। इंटरनल की मैं बात कर रही हूँ, एक्यूरेट है, एक्यूरेसी को चेक कर रही हूँ और वर्थ को चेक कर रही हूँ, ठीक है? मतलब ये है कहने का कि जो डेटा हम डाल रहे हैं वो काम का है या नहीं है, ठीक है? उसकी कोई वैल्यू है, हम कोई हाँ ऐसे ही जी, यानी तो कि इसमें हम इसकी रिलायबिलिटी चेक क्लियर करते होगी। हैं ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कर लें। रिलायबिलिटी नहीं, आप मेरा ख़्याल है वैलिडिटी को लगाएँ कि जिस पर्पज़ के लिए हमने डाटा लिया है, वो पर्पज़ फुलफ़िल कर रहा है, वो डाटा उस काम का है या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ वैलिड है या नहीं, ये चीज़ चेक कर रहे हैं इंटरनल में। अब और एक्सटर्नल में इसकी क्या चेक कर रहे हैं? अथेंटिसिटी। ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, मतलब ओरिजिनल बात है, किसी की ऐसे तो नहीं है किसी की मनगढ़ंत कहानी हम छाप रहे हैं। ओरिजिनल, असल हक़ाइक़ के साथ मौजूद है या नहीं है, ठीक है ठीक है? जी मैम, क्लियर हो गया। हाँ जी। उसके बाद जो है इसका स्टेप, जो फोर्थ स्टेप है वो सिंपल कंक्लूजन होता है, ठीक है? कंक्लूजन में सिंपल ये आपके जो भी रिजल्ट्स आए हैं, जो कुछ भी हुआ है क्रिटिसिज्म के बाद, डाटा कलेक्शन क्रिटिसिज्म दोनों के बाद, उसको आप यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं कि जी ये रिजल्ट्स फाइंड हुए हैं आपके। और फिफ्थ फाइनल स्टेप में आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जिसमें आप जो है जो कुछ भी आपने रिसर्च जितने भी पिछले 4 स्टेप्स किए हैं वो तमाम यहाँ पर एक रिपोर्ट की शक्ल में राइट कर देते हैं। ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च के जो हैं स्टेप्स हैं 5, ठीक है? फर्स्ट वन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सेकंड डाटा कलेक्शन 2 तरह से होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज़ के थ्रू। और थर्ड वन एनालिसिस या क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, जो कि 2 तरह से इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म है वो एक्यूरेसी और वर्थ को चेक करती है आपके कंटेंट को, और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है वो ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस को चेक करती है, यानी डाटा की ओरिजिनैलिटी को चेक करती है। और उसके बाद फोर्थ स्टेप है कंक्लूजन, फिफ्थ स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? इन स्टेप्स को आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप ये समझ लें कि फील्ड में आकर, ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट पहले परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ पहले कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स को रिपोर्ट की शक्ल में लिख रहे हैं, ठीक है? रिजल्ट्स बाद में मिल रहे हैं, पहले आप अप्लाई कर रहे हैं कोई चीज़। तो सिंपली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये कहलाती है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है मैनिपुलेशन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और जो होती है मेजरमेंट होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है? इसमें वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, उन दोनों का आपस में जो इफ़ेक्ट है एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने वो चेक करना होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये कहलाते हैं। इसमें डिफरेंट ये समझ लें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? तो जिनमें से कुछ पे कंट्रोल होता है, कुछ पे कंट्रोल नहीं होता। वही जो सारा वेरिएबल्स का खेल है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मोस्टली मौजूद होता है, ठीक है? अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है आप प्रॉब्लम होता है एक आपके सामने, आप उससे रिलेटेड जो है वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आप कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, वो इंस्ट्रूमेंट चाहे टेस्ट हो गया चाहे इंटरव्यू, उनके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर डिज़ाइन आप अडॉप्ट करते हैं, किस डिज़ाइन के थ्रू आप ये रिसर्च करने जा रहे हैं। रिसर्च के डिज़ाइंस होते हैं कुछ, ठीक है? कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं आप, उन तमाम प्रोसीजर्स को देखते हुए फिर आप आखिर में डाटा एनालिसिस करते हैं, और फिर कंक्लूजन आपका आता है और रिपोर्ट राइटिंग होती है, ठीक है? तो ये सिंपली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कहलाते हैं, जिसमें जो वेरी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान
जो है रिलेशन उसको भी चेक कर रहा होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो आप ये समझ लें कि जो डेटा एनालिसिस आप कर रहे होते हैं न्यूमेरिक्स के फॉर्म में कर रहे होते हैं, जो आपके रिजल्ट्स हैं वो न्यूमेरिक्स में आ रहे होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें जो डाटा है आपका वो समझ लें वर्ड्स में होता है, सिंपल आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब वर्ड से ही निकला है, ठीक है। आप किसी भी अपनी रिसर्च को, अपनी प्रॉब्लम को मज़ीद डिस्क्राइब करने जा रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती, लेकिन जो ये भी क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा आपको मिलता है, जो भी डिस्क्रिप्शन मिलती है डाटा से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप उन तमाम को जो है वो न्यूमेरिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो स्टेटमेंट्स होती हैं सिंपल, लेकिन आप हर आउटपुट को 1 2 3 एंड 4 5 के थ्रू, स्केलिंग के थ्रू आप पॉइंट्स देते हैं और फिर उन पॉइंट्स को आप काउंट करते हैं डाटा एनालिसिस में, तो वो चीज़ क्वांटिटेटिव फॉर्म में आ जाती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यही होता है कि आप डिफरेंट लोगों की जो है एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में, ठीक है। इसलिए इसे नेचर में क्वांटिटेटिव कहा जाता है। और जो एक्सपेरिमेंटल है वो तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप क्वेश्चनर के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, सर्वेज़ के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और फिर उन डाटा को बाद में आप क्वांटिटेटिवली जो है मेज़र करते हैं। ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब है रिसर्च बाय पर्पस, ठीक है। क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच, मिक्स मेथड अप्रोच। सिंपल मैं क्वांटिटेटिव अप्रोच पे मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव अप्रोच आपको पता है सिंपली वो अप्रोच है जो कि मैंने अभी एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव में आपको बताई है कि जिसमें डाटा जो है वो न्यूमेरिक्स की फॉर्म में आप डाटा एनालिसिस करते हैं। आपके रिजल्ट्स जो हैं वो जो हैं एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने आ जाते हैं और आप मीन, मीडियन, मोड और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन चीज़ों को चेक करते हुए आप अपने डाटा को क्वांटिटेटिवली जो है सामने ला रहे होते हैं रिजल्ट्स को। क्वालिटेटिव अप्रोच में सिंपल ये है कि आपकी स्टडी आपको सिर्फ ये रिजल्ट्स दे रही होती है कि हाँ जी, जो आपने एक जो चीज़ आप प्रॉब्लम थी आप उसके नताइज क्या आ रहे हैं इन वर्ड्स, ठीक है। तो आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं कि यानी एक डिस्क्रिप्टिव वे में आप बता रहे होते हैं कि ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिली हैं और ये प्रॉब्लम ये है, लोग जो हैं उनकी राय ये है। इस टाइप की जो रिसर्च है जो आप वर्ड्स में बयान करें, वो क्वालिटेटिव रिसर्च का क्वालिटेटिव अप्रोच कहलाती है, ठीक है। मैम इनमें इनके रिजल्ट्स को हम क्वांटिटेटिव में नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में बताते हैं इनके रिजल्ट्स को, हाँ जी, और बिल्कुल। क्वालिटेटिव में। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। अब एक्सपेरिमेंटल समझ रिसर्च है, ये डिफरेंट क्यों होती है? एक तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम इसमें पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? अप्लाई करते हैं जाकर किसी भी चीज़ को जो हमने डिज़ाइन की है। रिसर्च के काफ़ी डिज़ाइन्स और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में है, तो हम उसी तरीके को अडॉप्ट करते हुए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद जो है, जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं, उनको हम इन न्यूमेरिक्स जो है कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे रिज़ल्ट्स क्या रहे हैं, ठीक है? क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं है, क्वालिटेटिव में ये होता है कि हम सिंपली फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल रिसर्च ले लें। हिस्टोरिकल रिसर्च में हमने किसी हिस्ट्री की बात की है, पास्ट इवेंट्स की बात की है, हमने फिर उसके सारे ड्रॉबैक्स निकाले कि पास्ट में अगर ये ना होता तो ये होता, ठीक है? या अगर ये हुआ था और ये अब अगर प्रेज़ेंट में हो तो ये हो, तो हम वर्ड्स में बात कर रहे हैं ना सारे नताइज और सब कुछ, तो वो क्वालिटेटिव अप्रोच में आ जाएगा। मिक्स मेथड रिसर्च या मिक्स मेथड अप्रोच ये होती है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप की चीज़ों को जो है कंबाइन किया जा रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सारा डाटा जो है हिस्टोरिकल में मैं रिसर्च में करती आई, मतलब एक किसी के बारे में मैंने स्टडी कर ली, ठीक है। अब वो हिस्टोरिकल रिसर्च में मैंने किसी बंदे की जो भी काविश थी पास्ट इवेंट्स में, मैंने उसके बारे में सारी बात कर ली, वो क्वालिटेटिवली आ गई, ठीक है। अब मैं उसको भी क्वांटिटेटिव में मिक्स मेथड अडॉप्ट कर सकती हूँ, ये रिसर्चर की अपनी मर्जी पे होता है वो कौन सा डिज़ाइन या कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहा है। अब मैं मिक्स मेथड में हिस्टोरिकल को कैसे कन्वर्ट करूँगी? मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगी कि मैं लोगों अब सर्वे स्टार्ट कर देती हूँ। मैं एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करती हूँ जिसमें पास्ट इवेंट्स में जो भी हुआ, उस शख्सियत के बारे में मैं
उनकी राय जानूँगी और राय के साथ जिस तरह आपने स्केल लिकर्ट स्केल में देखा है क्वेश्चनेयर बने होते हैं, वेरी गुड, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, नॉट एग्री, ठीक है, न्यूट्रल। तो इस टाइप के मैं नंबर्स के साथ दे दूँगी। अब जितने भी लोग जिस नंबर पे या जो भी है, जिस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, फिर मैं उनको बाद में कैलकुलेट करूँगी और मैं बताऊँगी कि इतने परसेंट लोगों ने जो है ये सजेस्ट किया या ये आंसर दिया कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था या ये राय है। ये तो वो जो मेरी न्यूमेरिकल परसेंटेज वाली चीज़ है वो क्वांटिटेटिव में अब इंक्लूड हो गई हो है, जाएगी। ठीक है? तो ये चीज़ कहलाएगी मिक्स मेथड रिसर्च। लुब्ना क्या कह रही हैं आप? मैं वही कह रही थी कि क्लियर हो गया, वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा जब हम उसको करेंगे फॉर्म बिल्कुल, में। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये कुछ टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं यहाँ पर अपने सिलेबस में जो कि पहले नहीं थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, किसी भी चीज़ की सेंट्रल लोकेशन को मेजर करना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है, ठीक है? किसी भी सेंट्रल पॉइंट को मेजर करना सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये वैसे स्टैटिस्टिकल पोर्शन है जो कि डाटा एनालिसिस में रिसर्च में यूज़ होती हैं टर्म्स, ठीक है? इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई ना कोई एक आधा एमसीक्यूज़ लाज़मी आ जाता है मीन, मीडियन, मोड वगैरह के हवाले से, ठीक है? तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये है कि सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल लोकेशन की मेजरमेंट जो है वो कहलाती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं मीन, मीडियन, मोड, रेंज, परसेंटेज, ठीक है, एनोवा। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू हम वर्क कर रहे होते हैं डाटा पर। अब मीन क्या होता है, ठीक है? मीन जो होता है मैम ये बकायदा क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल जिस जी तरह होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैथ के क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैथमेटिकली क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं और कहा होता है कि इनका मीन क्या होगा और नीचे आंसर्स दिए होते हैं। आपको अगर पता होगा मीन कैसे निकालना है तो आप फिर आराम से उसका मीन भी निकाल लेंगे, ठीक है? तो मीन क्या होता है? ये एवरेज होती है किसी भी वैल्यू की, ठीक है? इसमें आप क्या करते हैं, जो भी नंबर रिज़ल्ट निकल के आता है वो आपका कहलाता है मीन, ठीक है? अब इसमें आप क्या करते हैं, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? और आपको कहें इसका मीन बताएँ, तो आपने क्या करना होता है, उन तमाम नंबर्स को जमा करना होता है और फिर उनकी तादाद पे तक़सीम कर देते हैं, तो मीन निकल आता है, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला सिंपल ही होता है समेशन x बाय n, ठीक है? यानी x होते हैं वो तमाम नंबर्स या वैल्यूज़, उन तमाम का सम, ठीक है? यानी टोटल, और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं जितने वो नंबर्स की तादाद है उन पर, ठीक है? अब मैंने 2, 4, 6, 8, 10 5 नंबर्स बोले हैं ये, तो मैं उनके 5 के साथ उन तमाम नंबर्स की जमा को तक़सीम कर दूँगी, जो आंसर आएगा वो मेरा मीन कहलाएगा, ठीक है? तो और मीन क्या होता है? एवरेज होती है, ठीक है? किसी भी वैल्यू की या किसी डेटा पॉइंट्स की एवरेज जो है, टोटल एवरेज, वो मीन कहलाती है। मीडियन क्या होता है? मीडियन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, आपके सामने इसी तरीके से वैल्यूज़ आ जाती हैं और आपसे कहा जाता है इनका मीडियन बताएँ, ठीक है? तो मीडियन जो होता है वो आप सिंपली मिडल मोस्ट वैल्यू जो होती है किसी भी डाटा की, वो मीडियन कहलाती है, ठीक? मैम जी। क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? क्या पूछ रही हैं? रिकॉर्डिंग? मैंने कहा रिकॉर्डिंग हो रही है ना? की हुई है। हाँ, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने भी कंफर्म करने के लिए दोबारा स्टार्ट कर लिया। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, मीडियन होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है? मिडल मोस्ट वैल्यू कैसे? अब आपके सामने इसमें काफ़ी सारे आप लोग अगर कॉपी पेंसिल उठा लें, तो मेरे पास तो इस वक़्त मेरे हाथ में तो पेन मौजूद है, तो मैं भी आप लोगों के साथ करती हूँ। आप लोग भी जो वैल्यूज़ मैं बोल रही हूँ, उन वैल्यूज़ को लिख कर देख लें। मैं लिख रही हूँ 1, 3, 4, ठीक है? और 0, 2, 5, बस ये वैल्यूज़ लिख रही हूँ, ये 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है? बल्कि एक और मैं बढ़ा रही हूँ, यहाँ पर मैं कर रही हूँ 6, ठीक है? 6 कर दिया आखिर में। ये टोटल मेरे पास तादाद में वैल्यूज़ हो गई हैं, जो कि हैं 1, 3, 4, 0, 2, 5, 6, ठीक है? अब आपने इसकी मिडल मोस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, तो याद रखिएगा सबसे पहले मीडियन मालूम करने के लिए आपको डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटी वैल्यू शुरू में, फिर, ठीक है, उससे बड़ी, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गई, ठीक है? अब ये है, अब सबसे पहला काम तो आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है?
मीन और मोड में ज़रूरत नहीं होगी अरेंज करने की, लेकिन मीडियन में याद रखिएगा मिडल मोस्ट वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपने उसमें आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को कन्वर्ट किया। उसके बाद अब आप देखें सबसे मिडल मोस्ट वैल्यू कौन-सी है? 3। 3। तो यहाँ तादाद में थी, ये तादाद डेटा पॉइंट्स की, तो इसलिए आपने इज़िली मिडल मोस्ट वैल्यू निकाली है। यहाँ पर आपका मीडियन जो होगा आंसर में, वो होगा 3, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देती हूँ 7 नंबर, ठीक है? ये हो गई आपके पास टोटल 8 वैल्यूज़, ये जो कि इवन अदाद में आ रही हैं, ठीक है? जुफ़्त अदाद में आ रही हैं। तो अब आप मिडल मोस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मिडल मोस्ट वैल्यू ऐसे मिलाएँगे, जो 2 मिडल वाली वैल्यूज़ हैं, उन दोनों को आप जमा करेंगे। अब 2 मिडल मोस्ट वैल्यूज़ कौन-सी हैं? मैम 1 भी तो है। हाँ, तो मैंने 1 2 1 भी 3 लिखा है, है। क्या हुआ है? 0 1 2 3 4 5 6 7 मिडल मोस्ट वैल्यूज में वो 3 और 4 है, इन दोनों को ऐड हाँ करके 2 जी, पे डिवाइड करें। 3 और 4 हो गए हैं, तो इनको आप ऐड करें 3 और ऐड 4 करेंगे को। 2 पे डिवाइड। और फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा, ठीक है? 3.5 आएगा आई थिंक, वो आपका अब मीडियन मैम कहलाएगा। इसकी मीडियन यस जरा मैम, दोबारा बता दें। 3.5। क्या कह रही हैं लुबना? मैम मैं वो मैम आंसर ही बता रही हूँ 3.5। हाँ जी, बिल्कुल। मैम मीडियन जरा दोबारा बता दें। मैं मीडियन बताती हूँ, मैंने वैल्यूज़ आप कॉपी पेंसिल पे लिखें, मैं बोलकर बताती हूँ। मैंने पहले आपको वैल्यूज़ दी थी 1, 3, 4, 0, 2, 5, 6, ठीक है? ये टोटल 7 वैल्यूज़ थी, जो कि ओड नंबर्स में थी, ठीक है? अब आपने क्या किया, सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जो कि ऑर्डर बना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अब आपने इनमें से सबसे मिडल वाली वैल्यू देखी कौन सी बन रही है, तो ताकदात है इसलिए एक सिंगल ही वैल्यू आ रही है जो कि 3 है, तो यहाँ पर आपका मीडियन है 3, ठीक है? ये तो सिंपल है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि आपके पास इवन नंबर्स में हो तादाद, कि मैं आपको दूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है? ये अरेंज में दी बता रही हूँ मैं आपको, ये ऑर्डर भी इसका खराब हो सकता है, लेकिन आपने उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है कन्वर्ट। अब आपने 7 तक नंबर्स लिख लिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपके पास टोटल वैल्यूज़ हो गई हैं 8, ठीक है? 0 को मिलाकर। तो अब आप मिडल वैल्यू निकालेंगे, तो मिडल वैल्यू आपको नहीं मिल रही, आपको तो आप क्या करेंगे, आप सबसे दरमियान वाले जो 2 नंबर्स हैं मिडल, उन दोनों नंबर्स को जमा करेंगे। अब यहाँ पर 3 और 4 है, तो 3 और 4 को आपने प्लस किया, 7 आ गया, और उसको उन दोनों नंबर की तादाद से डिवाइड कर देंगे, जो कि 2 है, ठीक है? 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 3.5, तो यहाँ पर अब मीडियन जो है इवन नंबर्स में आपका 3.5 बनेगा। क्लियर है? यस। ठीक है? ये था मीडियन निकालने का तरीका, और आपके सामने कोई ना कोई एमसीक्यूज़ में एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है, ठीक है? जिसमें आपने इसको चेंज करना होता है, नीचे आंसर्स दिए होते हैं, आपने उसमें बताना होता है। मोड क्या होता है? मोड जो होता है, मोड जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू, ठीक है? ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो आपको सामने जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो नंबर मैंने आपको बताए थे 0 से लेके 6 तक, उनके दरमियान में 2 से 3 बार 4 भी आ रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 4, इस तरह आ रहा है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन-सा है? 4 है, तो यहाँ पर मोड जो होगा वो 4 होगा। मोड का जो आंसर या मोड की जो वैल्यू निकलेगी वो 4 होगी, क्योंकि 4 मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर होने वाला नंबर है, तो वो मोड कहलाएगा। ठीक है? यस मैम। अच्छा जी, रेंज क्या होता है? रेंज ये होता है कि जब आपके सामने इस तरह की वैल्यूज़ दी जाएँ, तो उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस, यानी माइनस करते हैं अगर उन दोनों को, तो वो चीज़ रेंज कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 0 से लेके 6 तक वैल्यूज़ दी हैं, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट क्या है? ठीक है? और वो उसको माइनस कर दें सबसे स्मॉलेस्ट के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आपकी रेंज कहलाएगी। ठीक है? सिंपल इसका जो आंसर है वो होगा द यानी जो स्टेटमेंट होगी डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड रेंज। ठीक है?
उसके बाद है परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता है कि फ्रैक्शन ऑफ 100 होती है, ठीक है? 100 की फ्रैक्शन आप जो भी मालूम करें, जो भी रेशो मालूम करें, वो परसेंटेज कहलाती है और परसेंटेज का साइन भी आप लोगों को पता है। तो इसके बारे में जस्ट इतना ही आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज एक्चुअली होती क्या है। अब हम बात कर रहे हैं एनोवा की। एनोवा क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है? यानी कि आपने किसी भी एनोवा जो है ना, ये हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मीन जो होते हैं, उनका डिफरेंस मालूम किया जाता है। बस सिर्फ आपको एनोवा का जो है वो पता होना चाहिए, एब्रीविएशन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं इसे। और ये 2 मीन्स के दरमियान डिफरेंस जो है उसको टेस्ट करने के लिए ये एनोवा यूज़ किया जाता है। ये रिसर्च में है, एक फार्मूला या स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है 2 वे मीन्स के दरमियान जो है डिफरेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है? अच्छा जी, डेटा क्या होता है? डेटा आप लोगों को जैसा कि नाम से ही पता है कि डेटा जो सिंपल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं, आपने कंप्यूटर में जीके में कंप्यूटर किया होगा, उसमें भी डेफिनेशन पढ़ी होगी। सिंपल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, जिस डेटा पे जिस पे अभी कोई काम ही नहीं किया, अभी जो हमें हमारे सामने रफली फॉर्म में मौजूद है, वो चीज़ डेटा कहलाती है, ठीक है? अब डेटा भी 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है? तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि डेटा दो जब हम डेटा कलेक्शन ही उन तरीकों से कर रहे हैं, तो डेटा भी 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव वर्ड्स में या फिर न्यूमेरिक्स में, ठीक है? क्वांटिटेटिव होता है। अब हम ये पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ्स जो हैं वो क्यों यूज़ होते हैं। ग्राफ्स जो होते हैं ये एक किस्म की जो है पिक्टोरियल या विजुअल जो है वो कहलाती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसी भी डाटा की। आप विजुअली बता रहे होते हैं कि जो आपने डाटा है वो इस तरह काम कर रहा है। तो ग्राफ्स कई तरह के होते हैं जिनमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉटिंग, ये चीज़ें शामिल होती हैं। बार ग्राफ क्या होता है? इनके जो इसका जो मटेरियल है मेरे नोट्स में शामिल नहीं, ये मैं आप लोगों को अलग से सेंड कर दूँगी, ठीक है? तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में ये जो होते हैं कि एक कुछ ऐसे बार्स होती हैं, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के उस पर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं डाटा को। अब ये वर्टिकली भी होती हैं, हॉरिज़ॉन्टली भी होती हैं। ये वाई एक्सिस पे की शेप में भी होती हैं, हॉरिज़ॉन्टली ये एक्स एक्सिस शेप में भी हो रही होती हैं। तो इनको जो 2 एक्सिस पे जो ये ग्राफ्स होते हैं, उन पे कंसिस्ट करती हैं। वर्टिकल आपको आइडिया होगा वर्टिकल कैसी होंगी, वो टावर शेप में खड़ी होती हैं, ठीक है? वो वाले जो बार्स होती हैं, वो वर्टिकल बार ग्राफ कहलाती हैं। हॉरिज़ॉन्टल क्या होती हैं? जो आपकी ये समझ लें रो की शक्ल में होती हैं, मतलब इस तरह खड़ी नहीं होती है, समझ लें इस तरह लेटे वाले स्टाइल में होती हैं। जैसे कि ये लाइन्स इस पेज पे शो कर रही हैं, लिखी हुई, तो ये चीज़ हॉरिज़ॉन्टली यानी शो कर रही हैं। अब इनकी जगह पर एक-एक बार बने हुए होते, तो ये हॉरिज़ॉन्टल बार ग्राफ शो कर रही होती, ठीक है? तो इनकी पिक्टोरियल इमेजेस भी हैं, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उनके साथ आपको मिल जाएँगे। उसके बाद है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है वो पाई शेप में, ठीक है? पाई का वर्ड भी इसलिए यूज़ किया गया है, एक सर्कुलर शेप में जो है कुछ स्लाइसेस में एक सर्कल को कट किया जा रहा होता है। वो जो स्लाइसेस होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो ये शो कर रहा होता है कि कितना यानी परसेंटेज को शो कर रहा होता है डाटा की या किसी भी चीज़ की, ठीक है? और इसमें ये भी होता है कि वो जो स्लाइसेस होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में भी शो हो रहे होते हैं कि किसी का कलर रेड होता है, किसी स्लाइस का सर्कल में, किसी स्लाइस का कलर जो यानी कलर और साइज़ दोनों चीज़ें मिलकर पाई चार्ट में शो कर रही होती हैं डाटा को हमारे, ठीक है? कि कौन-सा डाटा किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो ये कहलाता है पाई चार्ट, ठीक है? ये अब रिसर्चर की अपनी मर्ज़ी पे है कि वो अपने डाटा को किस फॉर्मेट में विजुअली किस फॉर्मेट में रिप्रेज़ेंट कर रहा है, चाहे वो बार ग्राफिंग यूज़ करे, चाहे वो पाई चार्ट यूज़ करे, ठीक है? लाइन ग्राफ यूज़ करे या स्कैटर प्लॉट यूज़ करे। लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ में सिंपल ये होता है कि एक जो लाइन होती है, आपने खुद देखा होगा कि जो लाइन होती है, वो मतलब अगर आज की सिचुएशन अच्छी रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही होती है, फिर थोड़ी-सी डाउन हुई है, नीचे आ रही होती है, फिर ऊपर जा रही होती है। तो इस तरह जो लाइन शेप में जो आपका जो होता है ग्राफ होता है, वो आपके डाटा को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है, आपकी सारी सिचुएशन बता रहा होता है कि किस जगह पे जो वैल्यूज़ हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल रेट्स हैं, वो हाई गए हैं किस मंथ में और किस मंथ में वो स्लो हुए हैं, किस में नॉर्मल हुए हैं, किस में फिर थोड़ा-सा अप हुए हैं।
तो ये लाइन का जो है ऊपर नीचे की तरफ ज़िगज़ैग शेप में वो आपको शो कर रहा होता है लाइन ग्राफ। विजुअली आप देखते ही अंदाज़ा कर लेते हैं कि कौन से मंथ में क्या सिचुएशन रही है, ठीक है? मैम मैंने एक ना एमसीक्यू पढ़ा था, उसमें था कि टाइम सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ग्राफ शो करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल टाइम सीरीज़ ही होती हैं ये कि किस ड्यूरेशन में, कौन से मंथ में क्या सिचुएशन रही है, ठीक है? तो लाइन ग्राफ जो है वो मोस्टली हम डिफरेंट यानी टाइमिंग्स को या अपनी आपकी जो सिचुएशंस डिफरेंट टाइमिंग्स में, डिफरेंट ड्यूरेशन में रही हैं, उसको शो करने के लिए ही हम लाइन ग्राफ यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है स्कैटर प्लॉट, ठीक है? ये 2 डायमेंशन होता है। इसमें आप इसको अगर देखें विजुअली तो इस पूरे ग्राफ में जो कुछ डॉट्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं पूरे प्लॉट में। जो भी ग्राफ का प्लॉट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के गिर्द, उसमें डिफरेंट जगहों पे ना जो हैं सर्कल्स जो हैं, डॉट्स जो हैं वो ऐसे प्लॉटिंग हुई हुई होती है उनकी, ऐसे बिखरा हुआ सा एक वो होता है, तो जिसी वजह से इसे स्कैटर प्लॉट कहते हैं, ठीक है? ये यूज़ करना जो होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब ईज़ी नहीं होता, अंडरस्टैंड करना भी ईज़ी नहीं होता, इसलिए इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक स्कैटर्ड सी सिचुएशन होती है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। जिस तरह बार ग्राफ को देखते ही सिचुएशन समझ में आती है, पाई चार्ट को देख के अंदाज़ा हो जाता है उसकी स्लाइसेस की साइज़ को, कलर को देख के कि कितना रेशो जो है कौन-सी वाले स्लाइस में है। इसी तरह लाइन ग्राफ की लाइन्स बता देती हैं कि क्या सिचुएशन रही है। स्कैटर प्लॉट थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है, जो इसको जानता है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन इसका जो है वो सिंपल यही होता है कि सारे डॉट्स से होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं पूरे प्लॉट में, तो जो कि रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं डाटा की सिचुएशन को, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है हमारे ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे एज रिसर्च प्रपोज़ल के, ये हमारी इस लास्ट टॉपिक्स हैं जो हम रिसर्च के कर रहे हैं कि जो रिसर्च में एजुकेशनल रिसर्च प्रपोज़ल और रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? अब प्रपोज़ल आप हमेशा याद रखिएगा, जिन लोगों ने रिसर्च किया उन्हें तो अंदाज़ा होगा कि कुछ जगहों पे प्रपोज़ल कहा जाता है, कुछ जगहों पे साइनॉप्सिस कहा जाता है, ठीक है? जो प्रपोज़ल होता है या साइनॉप्सिस होता है, ये एक छोटी-सी समरी होती है आपके रिसर्च वर्क की, जो आप रिसर्च करने से पहले पेश करते हैं कि आप ये करने जा रहे हैं या ये करना चाहते हैं। तो ये समरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 10 पेजेज़ पर, ठीक है? कंसिस्ट करती है और इसमें जो है आप जो टेंस यूज़ करते हैं, वो फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि आप इस समरी में बता रहे होते हैं कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी, ठीक है? तो अपना यानी फ्यूचर का जो भी है फ्यूचर प्लान्स वो सारे इस प्रपोज़ल में राइट कर रहे होते हैं। इसमें किसी किस्म की चैप्टराइज़ेशन नहीं होती, कोई चैप्टर इंक्लूड नहीं होते, ये जस्ट एक ही प्रपोज़ल के नाम से होता है, बस डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, तो उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपके रिसर्च का डिज़ाइन ये होगा, आपका जो है टॉपिक ये होगा, डाटा एनालिसिस आपका ये प्लान है करने का, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप फ्यूचर टेंस में बता रहे होते हैं, टू द पॉइंट होता है, ब्रीफ होता है, ठीक है प्रपोज़ल। अब जो रिपोर्ट होती है ये डिटेल्ड होती है और ये आपके पास्ट इवेंट्स में पास्ट टेंस यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर कि आप जब रिसर्च कर लेते हैं, अपना सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद एट द एंड रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं, तो आप बताते हैं मैंने ये किया था, ठीक है? और ये रिज़ल्ट आए और ऐसा हुआ, तो सारा पास्ट टेंसेस में यूज़ हो रहा होता है रिसर्च रिपोर्ट। तो इसमें जो होता है 5 चैप्टर्स पर कंसिस्ट करता है, चैप्टराइज़ेशन होती है इसमें, ठीक है? 5 चैप्टर्स होते हैं, उसके बाद रेफ़रेंसेस और बिब्लियोग्राफ़ी होती है, उसके बाद कुछ अपेंडिसेस जो हैं वो अटैच होते हैं आखिर में, जो-जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं वो आखिर में आप अटैच कर देते हैं। तो इस तरह ये एक जो है डिटेल्ड एक रिपोर्ट होती है जो बुक की फ़ॉर्म में होती है, ठीक है? तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अब एपीए मैनुअल क्या होता है? रिसर्च करते हुए एपीए मैनुअल जो होता है ये किस्म की रूल बुक होती है जिसमें डिसाइड किया हुआ होता है सारा कि आपने कितना जो टेक्स्ट जो इस यूज़ करना है अपनी रिपोर्ट राइट करते हुए वो कितने साइज़ का होगा, हेडिंग्स कैसी होंगी, ठीक है? पैराग्राफ्स या चैप्टर्स के नेम क्या होंगे, ये सब कुछ इसमें यहाँ पर फिक्स होता है, कौन-सा राइटिंग स्टाइल यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा आपका, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद होता है। तो एपीए जो है एपीए मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है?
तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा एपीए। इसी तरह एसपीएसएस जो है नीचे आखिर में दिया हुआ है, जिसका मैं बाद में बताती हूँ, तो वो भी आप लोगों का एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिएगा एसपीएसएस होता क्या है। इसी तरह एपीए जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल मैम एसोसिएशन। ये एपीए में क्या हम बताते हैं? एपीए में एक किस्म का ये हमारा रिपोर्ट राइट करने का स्टाइल होता है, ठीक है? ये एक मैनुअल होता है, एक बुकलेट फॉर्म में होता है, जिसमें सारा बताया होता है कि रिसर्च के रूल्स ये हैं। और ये तकरीबन तकरीबन नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड जो होते हैं, ये एपीए मैनुअल सेम होता है, जहाँ पर एक ही तरह की रिसर्चेस परफॉर्म की जाती हैं। इसमें आप राइटिंग स्टाइल फिक्स होता है कि ये राइटिंग स्टाइल फ़ॉलो करना है, इतना साइज़ रखना है टेक्स्ट का। जो है कलर्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड होगा, ठीक है? और सॉरी, बोल्ड कह रही हूँ, जो है टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है फॉर्मेट फॉर्मेट क्या होगा, हेडिंग्स कैसी-कैसी यूज़ करेंगे आप, किस जगह पे हेडिंग यूज़ करते हैं, सबसे मेन हेडिंग होती है उसका साइज़ क्या होगा, सब हेडिंग्स का क्या होगा, पैराग्राफ्स राइट करने का स्टाइल क्या है, सब कुछ इस एपीए मैनुअल में डिसाइड किया हुआ होता है, हमें उसे फॉलो करना होता है। ठीक, समझ आ गई। एपी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, ठीक है? उन्होंने किया था। और इसका जो है अब 7th एडिशन आ चुका है, ठीक है? 7th एडिशन 2019 में आया था, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी जो है 6th एडिशन को फॉलो किया जा रहा है, जो कि 2009 में आया था। अच्छा जी, उसके बाद है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जो होती है, ये आपकी लिस्ट होती है, जिसमें आप ऑथर्स को कोट करते हैं, ठीक है? मुझे थोड़ा-सा टाइम दें, मैं पानी पी आऊँ एक बार प्लीज़। यस मैम, श्योर। हाँ जी, तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है? स्क्रीन मैम शो हो रही है। ओके। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी जो होते हैं, आपने जो भी अपने रिसर्च वर्क में ऑथर्स या उनका काम यूज़ किया है, तो आप उनको कोट करते हैं, ठीक है? और कुछ एडिशनल ऑथर्स और बुक्स रिसर्चर्स वगैरह उनके बारे में भी, जो जिन्हें आपने अपने इसमें यूज़ भी नहीं किया, कोट नहीं किया, नाम उनका मेंशन नहीं किया, आप उनको भी यहाँ पर उनका भी हवाला देते हैं। इस हवाला देने को कहते हैं साइटेशन रिसर्च वर्क में, ठीक है? साइट करते हैं उनके काम को। तो बिब्लियोग्राफी में वो चीज़ भी शामिल होती है, जो आपने रिपोर्ट के अंदर अपने टेक्स्ट में राइट किया जिनका नाम, ठीक है? उनका काम भी शामिल होता है। उसके अलावा जो आपने कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स रीड किए थे, उनसे हेल्प ली थी, जिसको आपने मेंशन नहीं किया अपने रिसर्च वर्क में, लेकिन उनको भी आप यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है? ये बिब्लियोग्राफी कहलाता है। और जो रेफ़रेंस होता है, रेफ़रेंस उन लोगों का हवाला होता है, उन लोगों की साइटेशन होती है, जिनको आप लोगों ने कोट किया होता है, ठीक है? जिनके हवाला आपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में शामिल किया होता है इन टेक्स्ट, ठीक है? तो उनका जो काम है, उनका जो वर्क है, वो रेफ़रेंस कहलाता है। और बिब्लियोग्राफी क्या है कि ना सिर्फ़ उन लोगों का हवाला जो कि आपके बॉडी में, टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं रिपोर्ट की, और उसके अलावा उन चीज़ों का भी आप हवाला देते हैं जो कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक पढ़ी थी, लाइब्रेरी से कोई आर्टिकल पढ़ा था, तो उनका भी वहाँ पर डिटेल्ड जो है आप जो ऑथर का नाम, बुक का नाम वो कोट करते हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ों में बस फ़र्क यही है। और बिब्लियोग्राफी और रेफ़रेंसेस दोनों एट द एंड ऑफ योर रिपोर्ट, यानी आप लगाते हैं और उन्हें यानी राइट करते हैं एट द एंड में अपनी रिपोर्ट के। और दोनों में फ़र्क सिर्फ़ यही है कि रेफ़रेंसेस जो है विद इन टेक्स्ट आपने जिनको साइट किया है, आप उनका वो कर रहे होते हैं। और बिब्लियोग्राफ़ी में आप ना सिर्फ़ उनका जिन्हें अपने टेक्स्ट में मेंशन किया है, उसके अलावा भी आपने जहाँ-जहाँ से भी जो-जो भी हेल्प ली है, उन तमाम के हवालाजात लिखते हैं, ठीक है? अब है पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग एक किस्म की होती है, आपका जो भी रिसर्च स्टडी है उसकी आप रिहर्सल कर रहे हैं। अब उसकी रिहर्सल आप कैसे करते हैं? कुछ अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिसर्च करने जा रहे हैं अपने एक स्कूल, अपनी तहसील के किसी एक स्कूल की क्लासरूम में, ठीक है? अब आप उधर जाने से पहले एक छोटा-सा टेस्ट करके देखते हैं कि जो आपने
इंस्ट्रूमेंट या टूल बनाया है टेस्टिंग का, क्या वो सही काम करेगा उधर जाकर? तो आप एक छोटा-सा अलग से स्टूडेंट जो हैं, अपने करीबी या अपने घर में से ही बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें आपने बिठा लिया और उनसे वो टेस्ट कंडक्ट करके देखा है। तो वो जो आप रिहर्सल कर रहे हैं ना, एक उन लोगों पर जो कि आपकी रिसर्च का हिस्सा नहीं है, उनसे हटकर, ठीक है? लोगों को लेकर छोटा-सा एक ग्रुप लेकर आप उस पर वो रिहर्सल जो कर रहे हैं, वो पायलट टेस्टिंग कहलाता है। यानी आपने टेस्ट कंडक्ट होने से पहले या वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने से पहले आपने जो पार्टिसिपेंट से हटकर लोग हैं, एक अलग ग्रुप, उन पर वो एक्सपेरिमेंट करके देखा है, वो चीज़ पायलट टेस्टिंग कहलाती है, ठीक है? पायलट टेस्टिंग के बाद है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स उन एक्सपर्ट्स का पैनल होता है। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के सब्जेक्ट पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेंगे इंग्लिश का, एक करिकुलम डिज़ाइनर, ठीक है? जो अगर आप जानते होंगे तो आप वो करिकुलम प्लानर जो है उनसे टाइम ले लेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट से टाइम ले लेंगे इंग्लिश के, एक हेड से टाइम ले लेंगे और एक रिसर्च का कोई आपका मतलब कंसल्टेंट है, आप उससे टाइम ले लेंगे और इनका एक पैनल होगा। आप अपने वर्क को इन्हें दिखाएँगे, ठीक है? अपनी इनकी एडवाइसेज़ पर अमल करेंगे, तो ये जो ग्रुप होता है, ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट कहलाता है, जिनसे आप अपने तमाम जो है चीज़ें वो डिस्कस करते हैं और वो ही फिर जजमेंट करते हैं आपके तमाम वर्क की। क्लियर है? आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। हम मैं राइट कर रही थी इसलिए थोड़ा सा ठीक हो है, गया। ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या होती हैं? स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग जो होती हैं, वो टेस्ट होते हैं जो क्वांटिटेटिवली डिसीजंस लेने में आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है? जो स्टैटिस्टिक नाम से ही पता चल रहा है कि ठीक है, जो आपकी जो भी क्वांटिटेटिव डाटा है, उसकी टेस्टिंग में हेल्प आउट करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग कहलाती हैं, ठीक है? इनको बस इसकी इस टर्म के बारे में आपको पता चलनी है। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या है कि जो न्यूमेरिक्स हैं, उनको टेस्ट करके देखने के लिए आप कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज या स्टैटिस्टिकल जो है चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग कहलाती हैं। उसके अलावा जो है एसपीएसएस क्या होता है? एसपीएसएस एक कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एसपीएसएस। और एसपीएसएस का जिसका जो फुल जो फॉर्म है वो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज, ठीक है? ये इस डेटा एनालिसिस के लिए रिसर्च में बहुत एक अहम वो टूल है जो कि आईबीएम ने डिज़ाइन की है। और एसपीएसएस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है रिसर्च में, जब हम डेटा एनालिसिस क्वांटिटेटिवली करने जा रहे होते हैं, जितनी हमने स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करनी होती है वो एसपीएसएस के थ्रू करते हैं। इसका मुतबादिल एक हमारे पास है जिसको आप सब भी जानते होंगे, एमएस एक्सेल, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी काम होता है, लेकिन इन दोनों में से अगर आपसे ये पूछा जाए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ औक़ात तो ये क्वेश्चन किया जाता है कि एसपीएसएस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह काम करता है। बिल्कुल करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हेल्प करता है रिसर्च वर्क में, लेकिन एसपीएसएस जो है एक कम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रिसर्च वर्क के लिए। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको पता है कि वो हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, एजुकेशन की साइड पे, उसके अलावा जो हो गए वापडा और हर साइड पे, यानी कि बिलिंग वगैरह के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो इसका पर्पज़ सिर्फ रिसर्च पर्पज़ नहीं है। रिसर्च के लिए हम कुछ बेसिक फार्मूलाज़ के तौर पे एवरेज, मीन, मीडियन, मोड निकालना हो तो हम एक्सेल यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे फार्मूलाज जिस तरह के एनोवा की मैंने बात की थी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और काफ़ी सारी टेस्टिंग होती हैं, वो जो चीज़ें हैं वो एक्सेल में मौजूद नहीं होती। हम बेसिक लेवल पे यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हमें आगे की चीज़ें रिसर्च में चाहिए होती हैं तो वो एसपीएसएस ही प्रोवाइड करता है। तो एसपीएसएस जो है वो एक डिटेल्ड, यानी बेटर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, और एक डिटेल्ड जो है कम्प्रिहेंसिव और डिटेल जो है एक एनालिसिस डेटा एनालिसिस टूल है, ठीक है? क्लियर है? मैम एसपीएसएस का एब्रीविएशन क्या है?
Statistical package for the social sciences. ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ाया उनसे रिलेटेड थे कि रिसर्च क्या होती है, हाउ कैन रिसर्च स्पेसिफिकली ऐड टू द नॉलेज बेस एंड एग्जिस्टिंग लिटरेचर, हमारे नॉलेज में कैसे इजाफा करती है। ये हमने शुरू में स्टार्ट की कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। हाउ यू कैन एक्सप्लेन अ वेरिएबल इन रिसर्च, वेरिएबल क्या होता है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पर पूछी है। उसके बाद एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू का मैंने एक यहाँ पर पुट किया है कि डैश आर वेरिएबल्स दैट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, कंफाउंडिंग कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है, नन ऑफ द अबव कहलाता है। क्या कहते हैं आप लोग? रफिया आप बताएं। हाँ जी, रफिया मलिक। लुबना आप बताएं। कंफाउंडिंग वेरिएबल, हम्म। एक मिनट, मैंने डैश कहा इज अ वेरिएबल एक दैट रेंज कैन के टेक दरमियान किसी भी वैल्यू को, जो है कोई सी भी वैल्यू हो, कंटीन्यूअस वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल, बिल्कुल। रेंज से कंटीन्यूअस मेरे हाँ जेन में आ जी। गया। अच्छा जी, व्हाट इज मिक्स मेथड रिसर्च, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो अब आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया है। और अब कुछ स्टूडेंट्स में जैसे ही लेक्चर एंड हुआ है वो क्लास लेफ्ट करके जाना शुरू हो गए हैं, जबकि उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी है। मैंने आपको टेस्ट की टाइमिंग बतानी थी, ठीक है।